हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 22 नंबर का जो टेस्ट है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी टेस्ट हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ये प्लेलिस्ट जो सारे ही टेस्ट हैं वो लगा सकते हो। ठीक है, अपना सोर्स से पढ़ने के बाद टेस्ट लगाइए ताकि UPPCS और ROARO की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर सकें, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी क्वालिटी और उनका जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंडलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों से, सतत पोषणीय विकास से, महिला सशक्तिकरण से, या फिर कुपोषण की समस्याओं से। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी इसकी जो भी रिकमेंडेशंस कहें या फिर उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसका संबंध है सतत पोषणीय विकास से, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया आपका ये क्वेश्चन है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो याद रखना, आई डोंट थिंक कि ये जो शीर्षक है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ ये मेंशन कर देती हूँ सतत पोषणीय विकास कहें या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, इसमें ये होता है कि आप जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं आप उनको इस तरीके से यूज़ कीजिए, इस तरीके से प्रयोग में लाइए कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए किसी भी तरीके का अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो उसको किसी भी तरीके की कमी ना हो। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल चीज़ें चलती रहें, आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से यूज़ कीजिए। जल है और भी काफ़ी सारी प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं, पेट्रोल वगैरह वॉटएवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? ऑप्शंस हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, सिक्किम या फिर केरल। तो ये जो इसकी वृद्धि दर के बारे में, ऋणात्मक वृद्धि दर के बारे में बात हो रही है, तो देखिए वो राज्य है आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य में -0.47 ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है तथा मेघालय राज्य में सर्वाधिक यानी कि 27.82% वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। आपको बताना है इसमें से स्टेटमेंट सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो जनगणना से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ पिछले कई सारे क्वेश्चंस में। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है ना, यस, तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, इसका मतलब आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कुछ काव्य दे रखे हैं, उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, इन्हें हम मैच कर देते हैं। पहले कूट को तो देख ही लेते हैं यहाँ तक, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो सबसे पहला है सिलप्पाधिकारम। ये जो काव्य है किसके द्वारा रचित है ये बताना है, तो इलांगो के द्वारा ये रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है मणि मेखलई, शीतलय सत्नार, इसका तो बी से ही मैच हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेघदूतम। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, कालिदास है। रामायण भी सभी को पता है। ओके, तो देख लेते हैं कौन सा है। ए का चौथा हमने बताया है, 2 ऑप्शंस है इसमें, ए के चौथे के। नेक्स्ट हमारा बी का दूसरा है, तो इसमें सी में मिल रहा है, और तीसरा ओके, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी रचनाएं हैं सारी मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पर दोबारा से ये इनको एक्सप्लेन करके लिख दिया गया है। सिलप्पाधिकारम की रचना एलांगो द्वारा की गई थी। मणि मेखलई नामक महाकाव्य शीतलय सत्यनाथ द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी आंसर दिख गया शायद आपको। सो कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शंस हैं सातवाहन, चालुक्य, पल्लव या फिर चोल। ठीक है, तो ये राजधानी किसकी थी? पल्लवों की थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के तट तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। ठीक है, तो देखिए शक विजेता की अगर मैं बात करती हूँ तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है या फिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है ये प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक जो थे रुद्र सिंह तृतीय थे, उनको परास्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शंस नहीं, पहले ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ बताने हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एंड उपनिषद। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 4 और 5, या फिर 2, 3, 4 और 5। देखिए उत्तर वैदिक के बारे में अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो यजुर्वेद है, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एंड उपनिषद, ये चारों हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? ऑप्शंस हैं भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोल्डी हवा या फिर हुंसगी। तो राख के साक्ष्यों के बारे में पूछा गया है और आई थिंक ये वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि किसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में उस वीडियो में समझाया गया है। जीएस की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वो जीएस के सारे टॉपिक्स को आप लोग लगा लीजिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे। ठीक है, तो राख के साक्ष्यों की बात हो रही थी। वापस से अपने प्रश्न पर आ जाते हैं जो कि कुरनूल गुफा से प्राप्त हुए हैं। एम आई राइट? ऑप्शन नंबर बी। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग राख से परिचित थे। प्रश्न इस तरीके से भी बन जाता है, यानी कि स्टेटमेंट दे देगा कि क्या पुरापाषाणिक जो आरंभिक लोग थे या फिर उस टाइम के जो लोग थे कि वो राख से परिचित थे या नहीं, या फिर निम्न में से किस किस चीज़ से वो परिचित थे, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस, स्टेटमेंट नंबर 1 है वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। दूसरा है वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। हमें इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को ही श्रेष्ठ माना जाता है या फिर माना गया है। वे अत्यधिक विलासिता और अत्यधिक संयम को स्वीकार नहीं करते थे और बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है, यानी कि वह ईश्वर को या फिर आत्मा को नहीं मानते थे। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये जो फैक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वह ईश्वर को नहीं मानते थे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? ऑप्शंस हैं राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को, युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जब्त शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था ये आपको बताना है। तो देखिए, राजस्व प्राप्त करने का जो सिस्टम था या फिर जो व्यवस्था थी उसको जब्त बोला जाता था। जब्त शब्द से रिप्रेजेंट करते थे इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अकबर के काल में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। इसे मुख्यतः जब्ती प्रणाली बोलते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। शेरशाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शंस है चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, या फिर देहरिया का युद्ध। केवल एक और तीन, दो और तीन, एक और दो, ये बताना कि हुमायूं को किस किस युद्ध में पराजित किया था शेरशाह ने। ठीक है, तो देखिए पहला यानी कि जो चौसा का युद्ध है उसमें, और बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं, इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं को पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, हुमायूं शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरा दूरा क्या है? मस्जिद निर्माण की तकनीक है, या फिर मकबरा निर्माण की तकनीक है, या फिर संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है, या फिर किले की ऊंचाई को बढ़ाने वाली तकनीक है? पितरा दूरा क्या है? ये किस चीज़ की टेक्निक थी ये? तो देखिए, संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की जो तकनीक थी उसको पितरा दूरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उत्कीर्णित या फिर उभरे हुए संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को ही पितरा दूरा तकनीक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ पेयर दिए गए हैं इसमें से, यानी कि सही कौन सा है ये बताना है। ब्रह्म समाज, उपनिषदों में विश्वास, यंग बंगाल, यानी कि किससे संबंधित हैं ये वो बताना है। यंग बंगाल, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की गई थी इसमें। रामकृष्ण मिशन, जिसमें समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया गया था रामकृष्ण मिशन के द्वारा। करेक्ट कौन सा है? केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, यानी कि तीनों ही सही हैं ये बताना है। ये तीनों ही पेयर है ना, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ब्रह्म सभा के अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज के जो लोग थे वह उपनिषदों में विश्वास रखते थे। यंग बंगाल मूवमेंट में महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की गई थी। रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है विलियम जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेलियन हॉलहेड, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जब गठन किया गया था तो इसमें से कौन उसमें शामिल या फिर कौन उससे संबंधित नहीं है? वॉरेन हेस्टिंग्स का कोई उससे संबंध नहीं था इस इस संगठन से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और
नेथेलियन हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। यानी कि ये तीनों ही थे उसमें शामिल, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है कि किसने अलग निर्वाचन की या फिर निर्वाचिका की मांग की थी। तो ये उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, तो बताना है सही कौन सा स्टेटमेंट है, केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक दो तीन। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, डी आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी है इसमें। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। यानी कि जो इलेक्शन का जितना भी सिस्टम था, उन्हें ये लगता था कि उसमें पक्षपात होता है या फिर जो भी है, जो उनकी धारणा थी, तो वो एक अलग कमीशन चाहते थे। और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली थी। ठीक है, उसके बाद 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। पृथक निर्वाचक मंडल का गठन कब किया गया था, ये प्रश्न बनता है ना इसमें। तो वो पृथक निर्वाचक वाला, ये 1909 वाला जो चार्टर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे 1909 में जितने भी सुधार आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ऐबक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो उलुग खां के नाम से बलबन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तुर्क सरदार उलुग खां ने जब 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया तो बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। कौन प्रसिद्ध हो गया? उलुग खां। पूरा नाम तुर्क सरदार उलुग खां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सितंबर 1939 में 39 मतलब 39, ठीक है, में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार हुई थी। ऑप्शंस हैं भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, या फिर ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को अमान्य करों को समाप्त कर दे, या फिर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। ये किसकी मांगें थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय? कांग्रेस किस शर्त पर? कांग्रेस की इनमें से क्या मांग रही थी? ठीक है, जिसके बेसिस पर उसने अंग्रेजों को सहायता देने के लिए वह तैयार हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर, यानी कि 1939 से 1945 तक चला था ना युद्ध। ठीक है, तो देखिए उसकी एक छोटी सी शर्त थी कि युद्ध समाप्त जब हो जाए तो उसके बाद हमारा जो इंडिया है उसको फ्रीडम दे दी जाए, पूरे तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाए। इस सिर्फ इतनी छोटी सी मांग थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने के लिए तैयार हुई थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 अक्टूबर में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। सही स्टेटमेंट बताना है, केवल एक और दो, या फिर एक सेकेंड, अब ऑप्शन तो देख ही लेते हैं ना, क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं तो हमेशा की तरह वो वाले ऑप्शंस तो नहीं होंगे, केवल 3 या फिर 1 और 3। देखिए सही जो स्टेटमेंट है ना इसमें से, यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे। नेहरू, पूरा ही नाम लिख देती हूँ आज मैं, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष थे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। 1929 में दिसंबर के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कौन सी दृष्टियां थी ये देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था। और दूसरा जो दृष्टिकोण था वो था पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। ये पूर्ण स्वराज वाला जो फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन जो है उसमें कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारे महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में फैक्ट होंगे और उनमें क्या क्या डिसीजंस हुए थे या फिर क्यों वो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें उसमें हम डाल देंगे उस वीडियो में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया था। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा एकत्र हुई थी। हमें क्या बताना है इसमें, हमें ये बताना है इसमें कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो हमेशा की तरह ऑप्शंस आपके वही हैं और सही स्टेटमेंट इसमें से सी है, सॉरी ऑप्शन सी है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं रॉलेट एक्ट से संबंधित। देखिए प्रश्न बनता है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है, लेकिन कमेटी का नाम अगर स्पेशली पूछा जाता है तो उस कमेटी का नाम सेडिशन ही था ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रही मैं। सेडिशन नाम की एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसके बेसिस पर इस रूल को बनाया गया था। इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, इस रूल को या फिर इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। था क्या कि इंडिया में उस टाइम पर काफ़ी सारे आंदोलन जो है उभर रहे थे, ठीक है। 1919 का ही तो टाइम था, है ना, 1919 में बना था ये। तो काफ़ी सारे आंदोलन उभर रहे थे, तो उन आंदोलनों को कुचलने के लिए, कहूँ मैं अपनी लैंग्वेज में, है ना, सही रहेगा ये शब्द, उन आंदोलनों को कुचलने के लिए जो सर सिडनी थे, है ना, सर उनके नाम से पहले लगा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं यूज़ कर रही हूँ। सर सिडनी की अध्यक्षता में क्या होता है, एक कमेटी बनती है, सेडिशन कमेटी। उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जिसके बेसिस पर ये रूल बन गया, ठीक है। अब रूल में क्या था, रूल में ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको ये राइट मिल गया कि कोई भी भारतीय, ठीक है, किसी भी भारतीय पर कोई बिना मुकदमा चलाए, है ना, उसको वो जेल के अंदर डाल सकते थे। इवन उसको जो क्या बोलते हैं, उसको अपराधी का नाम जानने का भी राइट नहीं था, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, इन शॉर्ट मैंने बता दिया है। चीज़ें, स्टोरी तो बहुत बड़ी है बट यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है 1919 में आया था, बस इतना याद रखना, और उसमें क्या था कानून में, इतना मैंने बता दिया यहाँ पे। बाकी आप पढ़ लीजिए अपने सोर्स से, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, पता है, यहाँ कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत से टर्म ऐसे आते हैं जो मैंने एक बार पहले भी आपको बोला है वीडियो में कि यहाँ पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं इन शॉर्ट आपको बता के जाती हूँ ताकि आपके माइंड में एक मोटा मोटा व्यू रहे, एक मोटा मोटी चीज़ रहे कि हाँ भाई एग्ज़ाम में ये बताया था तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन जहाँ यहाँ कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड में हमारे अंदर ये एक्साइटमेंट आता है कि ये टर्म पढ़ा है हमने तो ये क्या है जानिए। गूगल पे जाइए, सबसे बड़ी चीज़ गूगल, विकिपीडिया, कुछ भी खोलिए, या फिर आपका जो सोर्स है, आपको बुक से पढ़ने की आदत है तो आप बुक्स में जाइए और उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए तभी के तभी, छोड़िए मत कि इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। ओहो, ये बड़ा ही शोर आता है कभी कभी पीछे से, सॉरी फॉर दैट। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भाई देखिए क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बड़ा प्रश्न है ना। तो कोई बात नहीं, हम आपको आंसर बता देते हैं, हमने तो एक बार पढ़ दिया है, अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। आप इसको दोबारा पढ़िए पॉज करके वीडियो को आराम से, ठीक है।
तो देखिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था क्या, है ना, उन्हीं को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना बनाई थी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा मेरे से? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब मैं बड़ा ध्यान से ही चीज़ों को देखती हूँ, एक बार फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हाँ जी, बिल्कुल सही पढ़ा है हमने। दिक्कत पता है क्या थी कि हमें ये लगा था किस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, है ना, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, सॉरी फॉर दैट। कमिटी थी, उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सीक्वेंस में ये सीक्वेंस में लगाना है इनको, है ना, और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए बता दीजिए, बहुत ही जाने माने आपके ये दे रखे हैं सारी घटनाएं। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ही अननोन हो या फिर बहुत ही ऐसी लग रही हो कि कहाँ से उठा के दे दिया है ना, तो बता दीजिए। देखिए हम ही शुरुआत कर देते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात हो रही है 1928 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी है गांधी इरविन समझौता जो कि 12 मार्च 1930 में हुआ था, तभी हुआ था ना, सही बता रही हूँ मैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है, अब ये डेट क्यों लिख रही हूँ अभी पता चल जाएगा। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। पता चल गया क्यों लिखी थी मैंने डेट? क्योंकि कई बार डेट से भाई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। दोनों ही चीज़ें 1931 में हुई थी, लेकिन डेट से पता चल गया आपको कि क्रम में पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये तो क्रम, इसमें लगाना ही क्या है हमको, 1 2 3 ही है। 1 2 3 4 है कोई स्टेटमेंट? पहला ही है, पहला ही है, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया, उनको दोबारा से नहीं पढ़ूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 22। लाल किला मुकदमा में कौन कौन से सैनिक शामिल थे? ओके, आपके यहाँ पर नाम दे रखे हैं कुछ, जनरल मोहन सिंह, जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लो एंड फोर्थ है जनरल प्रेम सहगल। तो इसमें से कौन शामिल था? किस में? लाल किला मुकदमा की बात हो रही है, मैं बताऊं कौन शामिल था इसमें। देखिए जनरल मोहन सिंह शामिल नहीं थे, बाकी के तीनों ही इसमें शामिल थे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जनरल शाहनवाज, जनरल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल, ये तीनों ही उसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है ये आपका। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसे इतिहास में लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और थोड़ा सा आप लोगों को मुझे लगता है ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, आपके थोड़ा अलग है हटके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस, भारत में रेलवे के विकास का खर्च धन का आकलन करना, विकास पर खर्च धन का आकलन करना। सेकंड है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, राजस्व के नए स्रोतों का अध्ययन करना, या फिर भारत में शिक्षा के प्रसार एवं सुधार का आकलन करना। 1927 में साइमन कमीशन की बात हो रही है, बताइए उसका क्या उद्देश्य था, ये बताना है आपको बस। संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, यही तो था। बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए पहले आंसर देख लेते हैं ना, सही है कि नहीं हमारा आंसर। अच्छा, घूमना पड़ेगा इसके लिए हमें। हाँ जी बिल्कुल, बी है आपका सही आंसर। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया था। इसका उद्देश्य 1919 के आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। देखिए हुआ ये था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे।
है ना, पढ़ा होगा आपने, उनको डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, है ना। तो उनसे पूरे तरीके से इंडियंस जो है हमारे सेटिस्फाइड नहीं थे उन सारे रूल से। कुछ चीज़ें थी उसमें जो हमारे फेवर में थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें फेवर में नहीं थी। इंडियंस उसके अगेंस्ट गए, हमें इन रूल से संतुष्टि नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हाँ ठीक है, अभी आप रखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 साल बाद हम इन पर विचार करेंगे, यानी कि इनमें कुछ बदलाव कर देंगे छोटा मोटा, जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए, है ना। उनके अनुसार तो यही था ना, छोटा मोटा ही रहता था हमेशा। तो होता क्या है, 10 साल के लिए बोला था, लेकिन 10 साल से पहले ही, यानी कि कितने 8 साल पहले ना, 1927 में, तो ये जो है इसका गठन किया जाता है। किसका, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य यही था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, तो उनमें कुछ अपडेट करना, उनमें कुछ बदलाव करना, ठीक है। इसके लिए ये कमीशन, ये साइमन कमीशन आया था, जिसमें 7 मेंबर थे टोटल, और उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इस वजह से इसका काफ़ी विरोध हुआ था, ठीक है, काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी आंदोलन हुए थे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी उसी में, 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन आया था भारत। तो लाहौर में, ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाली नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है इसलिए बता दे रही हूँ मैं। लाहौर में जो है वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, तो उसका जो लीडरशिप था, कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो सैंडर्स हत्याकांड पर मैं पहुँच चुकी हूँ इस वक्त। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो एक पुलिस कर्मी थे, वो सैंडर्स थे, ठीक है, कैप्टन सैंडर्स उनका नाम था। तो उन्होंने यह ऑर्डर किया कि लाठी चार्ज कर दीजिए, जितने भी लोग वहाँ पर इस आंदोलन को कर रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 3 फरवरी को आया था, 15 फेब या फिर 15 नवंबर, कोई मेरे को कन्फ्यूज़न है इसमें। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, सैंडर्स हत्याकांड की बात हो रही है। तो जो हमारा उस उन्हीं का दोषी मानते हुए सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर मेन साइमन कमीशन था, तो वो मैंने उसमें उसको बता दिया है। भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 की तिथि जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, भगत सिंह को फांसी देने हेतु, या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु, या फिर गांधी इरविन समझौते हेतु। ये तो पता ही होगा, अभी अभी शायद बताया ही था मैंने। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु नहीं बताया था। दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न हम नहीं देखेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कुछ दिक्कत है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। 24 का ही है आज, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया, उसको कल कवर करेंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन जो है आज का टेस्ट ही कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।